नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ज़मानतदार के बारे में। ज़मानतदार कौन होता है, ज़मानत कौन ले सकता है, ज़मानतदार की क्या ज़िम्मेदारी होती है। तो आपने देखा होगा, पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और कोर्ट में पेश करती है, उसके बाद वकील के द्वारा ज़मानत का आवेदन पत्र फाइल किया जाता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बेल एप्लीकेशन फाइल करना भी बोलते हैं। बेल एप्लीकेशन पर विचार करने के बाद न्यायालय को अगर ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाना चाहिए, तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा कर देता है और उस व्यक्ति को रिहा करने के बदले में एक निश्चित राशि का जमानतदार प्रस्तुत करने के लिए बोलता है। जमानतदार का सीधा सा तात्पर्य होता है कि आरोपी को समय समय पर पेश कराने एवं जब भी न्यायालय आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए आदेश करे, तब उसके प्रस्तुत होने की गारंटी लेना। जमानतदार को न्यायालयीन भाषा में प्रतिभू और इंग्लिश में श्योरिटी कहा जाता है। अदालत के द्वारा जमानतदार की डिमांड किए जाने पर हम जमानतदार की खोजबीन शुरू कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर कौन व्यक्ति जमानत ले सकता है, अर्थात कौन सा व्यक्ति जमानतदार हो सकता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वह व्यक्ति जमानत ले सकता है, बशर्ते उसके पास उस निश्चित धनराशि की संपत्ति होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर न्यायालय ने आदेश दिया है कि किसी आरोपी को रिहा करने के बदले में 50,000 रुपये का जमानतदार प्रस्तुत करें, इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस भी व्यक्ति को जमानतदार के रूप में पेश कर रहे हैं, उस व्यक्ति के पास 50,000 रुपये की संपत्ति होना आवश्यक है और उसे उसका प्रूफ कोर्ट में पेश करना होता है। और मामला जब तक न्यायालय में विचाराधीन रहता है, जब तक प्रकरण चलता रहता है, तब तक जमानतदार ने जिस संपत्ति को जमानत के रूप में प्रस्तुत किया है कोर्ट में, उस संपत्ति को बेच नहीं सकता है। अमूमन जब भी कोर्ट आदेश करती है, तो जमानतदार के द्वारा किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री या फिर बैंक में अगर एफडी जमा है, तो वह उसके डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट में पेश कर सकता है। कोर्ट जमानतदार के डॉक्यूमेंट को चेक करती है और अगर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिसने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो सही है, तो उसकी जमानत स्वीकार कर ली जाती है। दोस्तों, किसी भी आरोपी की जमानत लेना एक जिम्मेदारी का कर्तव्य होता है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह की जिम्मेदारी होती है। जमानतदार का काम केवल बेल बॉन्ड भरने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी अगर अदालत में पेश ना हो रहा हो तो उसे पेश करे। क्रिमिनल केस में किसी आरोपी को जब जमानत देने के साथ अदालत यह शर्त लगाती है कि वह व्यक्तिगत बॉन्ड के अलावा जमानती भी पेश करे। इस दौरान आरोपी की ओर से अदालत के सामने जमानतनामा पेश किया जाता है। उस जमानतनामे में आरोपी का डिटेल भरा जाता है, साथ ही जमानत की राशि का विवरण होता है। बाकी के हिस्से में जिसे उसने जमानती बनाया है उसकी डिटेल होती है। साथियों, हो सकता है आपने जिस आरोपी की जमानत दी है वह आरोपी न्यायालय में उपस्थित ना हो और आपका बंध पत्र जब्त कर लिया जाए, तो क्या प्रक्रिया है। बंध पत्र अर्थात बेल बॉन्ड के जब्त कर लिए जाने के संदर्भ में सीआरपीसी की धारा 446 महत्वपूर्ण है। इस धारा के अंतर्गत यदि बंध पत्र को जब्त कर लिया जाता है, तो ऐसे बेल बॉन्ड या फिर बंध पत्र में जितनी धनराशि का उल्लेख होता है, उतनी धनराशि न्यायालय आपसे वसूल सकती है। अर्थात न्यायालय को ऐसा अधिकार मिल जाता है कि आपने जो बेल बॉन्ड साइन किया हुआ है, न्यायालय उतनी इस संपत्ति जब्ती कर सकती है। अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि आपने जिस भी संपत्ति का वर्णन अपने जमानत पत्र में किया था उससे वसूली संभव नहीं है या तो वह फर्जी है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय द्वारा जमानतदार को 6 महीना का कारावास दिया जा सकता है। कारावास के संदर्भ में न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह बंध पत्र की राशि को कम कर सकता है या फिर उसको आधा कर सकता है, लेकिन उसके कारणों को न्यायालय को मेंशन करना होगा। साथियों, हो सकता है कि आपने जिस आरोपी की जमानत दी हो वह व्यक्ति आपकी बात ना सुन रहा हो या फिर आपसे उसकी कोई अनबन हो गई हो, जिससे आप आपके द्वारा दी हुई जमानत को वापस लेना चाहें, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, आइए देखते हैं। इस परिस्थिति में जमानतदार को सीआरपीसी की धारा 444 का उपयोग करना होगा। जमानतदार को सीआरपीसी की धारा 444 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद उस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की संपत्ति को जमानत प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। ऐसा आवेदन मजिस्ट्रेट को किसी भी समय दिया जा सकता है। आपको जब भी ऐसा प्रतीत हो कि आप आरोपी को कोर्ट में उपस्थित कराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब यह आवेदन आपके द्वारा दिया जा सकता है।
ऐसी परिस्थिति में आरोपी को दूसरा जमानतदार पेश करना होगा और अगर आरोपी दूसरा जमानतदार पेश करने में असफल रहता है तो न्यायालय उस आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। जमानतदार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि यदि जमानतदार की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात जानने लायक और भी है कि यदि जमानतदार की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में जमानतदार की संपदा पर दायित्व नहीं होगा। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा पुनः नया जमानतदार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश किया जाता है। यदि अभियुक्त नया जमानतदार नहीं पेश कर पाता है तो उसे गिरफ्तारी वारंट जारी कर कारावास भेज दिया जाता है। साथियों, आप किसी भी केस से संबंधित कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बात कर सकते हैं।